इनक्रेडिबल इंडिया। रियलिटी एक ये भी है कि हमारे देश में ना बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे देश में क्या क्या घूमने का। जी। सब लोग अपने बस उस दायरे के अंदर ही हैं, उसके बाहर की दुनिया उनको ज़्यादा पता नहीं है। हाउ डू यू डिसाइडेड कि भाई मुझे ये यूट्यूब चैनल खोलना है और यूट्यूब पे कंटेंट डालना है? यूट्यूब बड़ा नेचुरल चॉइस थी, थोड़े बहुत वीडियो यूट्यूब में, लेकिन उस समय सीरियसनेस नहीं थी। ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन बना लूंगा, क्योंकि मैं तो बताया ना जॉब हंट कर रहा था। 42 की एज में ट्रैवल ब्लॉगिंग करना, फूड ब्लॉगिंग करना, तो आसपास फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? जैसे एक वीडियो डाला, फिर 15 दिन बाद कहीं जयपुर चले गए तो जयपुर का डाल दिया, फिर 3 दिन बाद डाल दिया। तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, माइक कौन सा यूज़ करना चाहिए। बस ऐसे ही मोबाइल से बनाया और डाल दिया। सबसे पहले तो आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया फूड ब्लॉगिंग का और ट्रैवल ब्लॉगिंग का। ये यूनिक आइडिया कैसे आया आपको? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आपके बीच में आ गया हूं अपने इस बी द चैनल पॉडकास्ट को लेके। दोस्तों आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है, हमारी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत लाइक कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल पे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवा रहे हैं वो एक रियल में चेंज मेकर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको मिलके पता चलेगा। आज हमारे साथ हैं हरीश बाली जी। हरीश बाली जी ने अपना एक रूटीन की जॉब, अपना बिजनेस छोड़ के एक बिल्कुल नया फील्ड चुना जिसे ट्रैवल ब्लॉगिंग कहते हैं, फूड ब्लॉगिंग कह सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। एंड ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 42। दैट इज़ वेरी यूनिक। और मेरे लिए, मेरी टीम के लिए हमें लगा कि आपसे मिलवाना हरीश बाली जी को, वीज़ा टू एक्सप्लोर वाले हरीश बाली जी को आपसे मिलवाना एक अच्छी प्रोसेस रहेगी और आपको मिलकर इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। और आप जब इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको कई चीज़ें ऐसे लगेंगी कि ऐसी सिटीज़, ऐसे फूड इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और हमें पता नहीं है। आइए वेलकम करते हैं हरीश बाली जी का। नमस्ते, थैंक यू। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। सबसे पहले तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन में बताया है, सर आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली ये स्टार्ट करने के लिए? देखो, मेरे इंस्पिरेशन तो एक ऐसा चीज़ होगी कि आप एक आउटसाइड चीज़ होगी। मेरे को घूमना पहले से पसंद था जी। और मैं जॉब छोड़कर ना एक ब्रेक लिया हुआ था मैंने। तो सोचा था कि अब 1-2 साल कुछ करता हूँ, मतलब इंजॉय करता हूँ जिस तरह से मेरे को जो चीज़ पसंद है। तो मेरे को ट्रैवलिंग पसंद थी, तो थोड़ा बहुत घूमा और फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस बनाए। उसके कोई लॉन्ग टाइम ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं कोई चैनल बना रहा हूँ, लेकिन 2-4 महीने बाद वो धीरे धीरे क्या होता गया कि लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा लग रहा है, अब एक और बनाओ, एक और बनाओ, इसमें ये कहाँ, यहाँ क्यों नहीं गए। तो धीरे धीरे वो हमें पता चला गया कि एक तो मार्केट है, पीपल वांट टू सी। तो करते करते देन देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। और एक्चुअल थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि मैं एक्चुअल में जॉब ढूंढ रहा था। तो आप जॉब तो ऐसा करोगे नहीं ना कि आप रोज 24 घंटे जॉब ही ढूंढोगे। तो जॉब सर्चिंग दिन में 2 घंटा करोगे, बाकी टाइम आप क्या करोगे। तो मैं बाकी टाइम ये घूमता था। हाँ। तो सर आप जैसे घूमते थे और आपको मन में विचार आया कि ये मैं वीडियोस बना लेता हूँ, वीडियोस बना लेते हैं। एक तो हमने देखा है कि एक जनरल रूटीन में जो यंगस्टर्स कर रहे हैं, मेजरली यूट्यूबर्स भी यंगस्टर हैं, और यंगस्टर्स जो कर रहे हैं वो एक डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं। वो अपना फ़ोन पकड़ के, गिम्बल पकड़ के और कहीं पर भी जा रहे हैं। पर मैं आपको, आज तो ये पॉडकास्ट का चैनल हो गया, नहीं मैं आपको 5 साल से लगभग फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपकी बताई हुई जगहों पे, होटल्स में स्टे भी करा है। मुझे ये लगा कि आप डे वन से, मैं जब से आपके ब्लॉग्स देख रहा हूँ, मैंने पीछे के भी आपके देखा, आप हमेशा किसी कैमरामैन के साथ गए और आप जिस जगह को बता रहे थे आप उस पर फोकस कर रहे थे, जिस खाने को बता रहे थे उस पर फोकस कर रहे थे,
ना कि आप कैमरा पे कर रहे थे। ये यूनिक आइडिया लगा मुझे, और ये यूनिक आइडिया आपको कैसे आया? देखो इसके ना दो पहलू हैं। एक पहलू तो है कि आप अपने करियर के अर्ली ईयर्स में हो या लेट ईयर्स में हो। लेट ईयर्स मतलब इस सेंस में कि मैंने ऑलरेडी 18 ईयर्स जॉब करी, तो आप शुरुआत तो जैसे मैं सेल्स में था, तो बड़ी सेल्स में जो एंट्री लेवल जॉब होती है मैंने वहाँ से शुरुआत करी। करते करते हम लोग मैनेजरियल रोल में आ गए। तो वही टीम होती है ना, एक डायरेक्ट टीम है, फिर टीम के अंदर टीम है, तो करते करते एक आदत सी हो जाती है, काम को डेलीगेट करके करने में समझ आ जाता है। इससे फ़ायदा है कि आपको वो मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं खुद करूँ ये काम, तो मेरी जो कैपेसिटी है या मेरी जो एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक ना गैजेट्स पे होके सीमित हो जाएगी। और आज मैं ज़रा फुर्सत में हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, वो सब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शूट करके आऊँगा, रात रात भर बैठ के एडिट करूँगा। तो मैं तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि ठीक है मैं काम करूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीनलाइजिंग माई सेल्फ, जो यंग ईयर्स में हो जाता है जब आप काम शुरू करते हो। क्योंकि मेरे साथ भी वैसे दिन थे जब मैं रात रात भर ट्रैवल किया करता था, लेकिन एक उम्र की बात होती है ना, फिर वो आगे चलकर वो चीज़ें हो नहीं पाती। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को तो हम देखते हैं, तो उनकी व्लॉगिंग भी देखते हैं, तो सब यही देखते हैं कि जो आप बता रहे हैं कि भाई ट्रैवल भी किया, तो फिर रात को बैठ के कहीं इंटरनेट देखा और अपलोड करना है, प्रेशर रहता है। लेकिन आपको हमने देखा बड़ा सिंपल सटल, आराम से उठे, आराम से चाय नाश्ता किया, उसकी डिटेल के बारे में बताया, स्टाफ से अच्छे से मिले, जो कि मतलब हो सकता है कि एक डिफरेंट चीज़ है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। Thank you so मतलब much. शायद एज फैक्टर हो सकता है, यंगस्टर्स को नहीं, लेकिन मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को बता रहा था कि आज आपसे मिलने, तो सभी से पता चला, हमने जबकि डिस्कस नहीं किया था, सभी से पता चला कि आप लोगों को, आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, फैमिली वाले, फैमिली टाइम के आपने टाइम भी ऐसा बना रखा है। शायद आप संडे को एक पर्टिकुलर, संडे को मॉर्निंग को 9 बजे हमारी वीडियो आती है। हाँ, तो वो संडे को लोगों को एक वो है आपके सब्सक्राइबर्स को। सर आप ये बताएं कि आपने ये कर लिया वीडियोस बनाने, देन हाउ डू यू डिसाइडेड कि भाई मुझे ये यूट्यूब चैनल खोलना है और यूट्यूब पे कंटेंट डालना है? देखो वीडियो जब हमने शूट किया तो ऑब्वियस है यूट्यूब बड़ा नेचुरल चॉइस थी, थोड़े बहुत वीडियो यूट्यूब में, लेकिन उस समय सीरियसनेस नहीं थी। ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन बना लूँगा, क्योंकि मैं तो बताया ना जॉब हंट कर रहा था। तो अब वो करते करते जैसे एक वीडियो डाला, फिर 15 दिन बाद कहीं जयपुर चले गए तो जयपुर का डाल दिया, फिर 3 दिन बाद डाल दिया। तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, माइक कौन सा यूज़ करना चाहिए। बस ऐसे ही मोबाइल से बनाया और डाल दिया। फिर 6 महीने बाद थोड़ा मेरे को लगा कि यार अब जॉब तो मिल नहीं रही, इसका मतलब मुझे इस काम से लोग अप्रिसिएशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें मैं मोनेटाइज कैसे करूँगा, वो सब के आइडियाज़ मैं ढूंढने शुरू किए। तो आइडियाज़ ढूंढते ढूंढते फिर मैंने अपने काम को थोड़ा और सीरियसली लिया, एक कैमरा परचेस कर लिया मोबाइल से बेटर क्वालिटी के लिए। धीरे धीरे हमने माइक ले लिया, वो वायर लगती थी हमारे माइक कैमरे के आगे, वो 4 मीटर की लंबी वायर होती थी। मतलब ये सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। तो जैसे अब कोई चल रहा होता तो ध्यान रखता था कि कैमरा और मेरे बीच में वो जो तार लटक रही है कोई उसको ऊपर छलांगी ना मार दे। तो ये सब चीज़ पास्ट में किया हमने। सर आपने जैसे आपने ये बताया माइक वाला, एक आप जिस एज के जिस पड़ाव पे खड़े थे, आप यू स्टार्टेड एट 42 आई गेस, यही था? ट्रू। आपने 42 पे स्टार्ट किया और 42 पे इतनी डिफरेंट लाइन, आज तो हर कोई यूट्यूब कर रहा है, लेकिन 42 की एज में ट्रैवल व्लॉगिंग करना, फूड व्लॉगिंग करना, तो आसपास फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? देखो मैंने ना इसको बहुत पॉपुलराइज नहीं किया। मतलब मैंने ऐसा किसी फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन करके बोला नहीं कि लाइक करो या शेयर करो या सब्सक्राइब करो। और एक देखो सच्चाई और भी है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपका काम नहीं चल रहा होता, आप जॉब हंटिंग फेज में होते हो, तो आपके दोस्त भी थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। सच्चाई है इस दुनिया की। तो फिर आप किसी को फ़ोन करो तो लोग बिजी ज़्यादा होते हैं आपसे बात करने के लिए। जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो सब आपके फ़ोन के लिए फ्री होते हैं। तो जाहिर है कि इसी एग्जांपल को लें तो मैं भी अपने आप में रहता था, और मुझे भी ऐसा पता नहीं था ना कि मैं इसको करियर बना लूँगा। तो मैं भी ऐसा किसी से शेयर करूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मेरे को
पॉजिटिव तो बताएगा नहीं, नेगेटिव भी बताएगा, क्योंकि उस समय ऐसा कोई करता नहीं था। और स्पेशली आप एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, आपका अच्छा खासा पैकेज है, उसको छोड़कर आप लग गए इन कामों में, तो ये बहुत इनकरेजिंग नहीं था। आज तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उस समय का ऐसा, उस समय की 8 साल पुरानी बात ही तो बता रहे हैं। लेकिन समय बहुत बदल गया पिछले 8 साल में। और फैमिली का क्या रिएक्शन था सर? देखो, फैमिली रिएक्शन की बात करें तो शुरू में जैसे मैं कंफ्यूज था, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कंफ्यूज ही थे कि ये होगा नहीं होगा। और मैं भी उनको बोलता था कि मैं एक्चुअली जॉब ही ढूंढ रहा हूँ, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, विच वॉज द रियलिटी ऑल्सो। फिर धीरे धीरे जैसे सीरियसनेस आती गई तो एक क्वेश्चन बनकर खड़ा हो गया फंड्स के ऊपर, क्योंकि ये कोई एक जगह पे खड़े होकर तो वीडियो बनाना नहीं है ना, हमारे को ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके वीडियो बनाना है। ट्रैवल में टीम भी चाहिए साथ में, क्योंकि मैं खुद से तो करता नहीं हूँ, और ट्रैवलिंग में खर्चा बहुत होता है। और मेरा एक माइंडसेट तब से था, मैंने स्पॉन्सर, वो दिन है और आज का दिन है, हमने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, तो वो भी था कि करना तो अपने खर्चे पे ही करना है। तो इस सब को लेके फंड्स एक चैलेंज बन रहा था, जो फिर आगे चलकर मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया आफ्टर 6 to 8 months, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि जब बहुत हाई प्रेशर हो गया फंड्स को लेके, कि अब तो अगर आपको 30, 40, 50% कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है ऑन माई लास्ट पैकेज, आई शुड गेट ए जॉब इमीडिएटली, मतलब वो लेवल आ गई थी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं वापस जाना नहीं चाहता और एक बार मैं इसको जेन्युइन ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि मेरे पास कोई 28 से 1 लाख रुपए थे पीपीएफ में। तो आमतौर पे लोग ऐसा घूमते तो नहीं है पीपीएफ का पैसा निकाल के तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, सारी कंपनीज का पीपीएफ विड्रॉ कर लिया 2 महीने लगा के। तो उससे क्या, मेरे को लिक्विडिटी मिल गई 2-2.5 साल की। तो फिर लिक्विडिटी मिल गई, बोलो मैंने हाई रिस्क ले लिया, आज अच्छा है, अच्छा हुआ है, इसकी वजह से मैं पछता नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना, ये बुरा भी तो हो सकता था, काम चले ही नहीं भाई। तो अल्टीमेटली पीपीएफ का पैसा कौन यूज करता है सर घूमने के लिए? हाँ, एफडी के भी बाद एक मतलब सेफेस्ट ऑप्शन होती है कि लास्ट रिजॉर्ट टू एनीथिंग। तो मैंने वही था, मेरे को था कि एक बार ना मैं लिक्विडिटी की वजह से काम को छोड़ना नहीं चाहता। तो फैमिली को थोड़ा शुरू में समझाने में मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई। सर आज की डेट में ना बहुत चीज़ें, मैं भी बहुत गेस्ट से मिल रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर मैं किसी के लिए आज के टाइम में बोल सकता हूँ तो वो आपको देखा है मैंने, कि आपने बहुत ही स्लो तरीके से, कोई आपकी टॉक्स में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कोई एग्रेशन में कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब कोई आपकी अप्रोच भी बड़ी स्लो रही। हाँ मतलब, लेकिन यहाँ पे कोई रेस नहीं है, स्लो एंड स्टडी तक तो ठीक है, लेकिन देयर इज नो रेस। ना मेरी रेस अपने आप से है, ना मेरी रेस किसी और से है। ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं या व्लॉग करते हैं एक जगह के बारे में, तो एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा ना हर जगह को हम ना वैसे दिखाएं जैसे कोई लोकल पर्सन भी देखे तो वो बोले कि आपने जस्टिस किया। हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश रहती है। और एक कोशिश और भी रहती है कि हमारा ये जो सीरीज़ है ये प्रीवियस सीरीज से बेटर निकल कर आए इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री कवरेज ऑफ द प्लेस। तो ये सुनने में हो सकता है थियोरेटिकल लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में हम कोशिश करते हैं। नहीं सर, मैंने भी देखा ना, जैसे आपका 6 महीने साल बाद अगर कभी मुड़ के देखते हैं तो कंटेंट और चॉइस ऑफ प्लेसेस हर चीज़ बेटर होता गया। कोशिश है। सर अब ये बताएं कि जैसे आपने 28 लाख रुपए का रिस्क लिया, oh God. और अपने बच्चों की सेविंग, फ्यूचर के लिए सेविंग करी होती है, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, और फिर आपको अर्निंग कब से स्टार्ट हुई, जो पे बैक आया? आपने 2-2.5 साल का रन ले लिया। 2.5 साल का मेरे को लिक्विडिटी मिल गई। देखो क्या होता है ना, यूट्यूब पे अर्निंग करने के 3-4 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो होता है गूगल एड्स आती है ना। काफ़ी लोगों को ये बात एक्चुअल में नहीं पता कि मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, कि ऐड देखने पे नहीं मिलता यूट्यूबर को रेवेन्यू, पूरी ऐड देखने पे मिलता है। फर्स्ट करिए 28 सेकंड की ऐड है और किसी ने उसको 22 सेकंड के बाद भी स्किप कर दिया तो यूट्यूब उसका कुछ नहीं देता। ओके। और वो ऐड में रुपीस में पैसे नहीं आते, वो पैसे में पैसे आते हैं, विच मीन्स 3 पैसा मिलेगा, 2 पैसा मिलेगा, 2 भी आपको नहीं मिलेगा, 2 पैसा एडवर्टाइजर से मिलेगा। उसमें से यूट्यूब आपको, या लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 3 पैसा रख लेते हैं, 3 में से 1 आपको दे देगा यूट्यूब, खुद रिटर्न बाकी 2 पैसा कर लेगा। तो ऐसे 1-1 पैसा करके जुड़ता है। तो विच मीन्स कि खर्चे तो थाउजेंड्स में होते हैं, लेकिन आते वो पैसे करके
तो छोटा छोटा अमाउंट आता है, दैट एनीवेज दैट इज, तो विच क्लियरली मीन्स कि व्यूअरशिप आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इसमें आप एक इंडिपेंडेंट जॉब छोड़कर जस्टिस कर सकते हो। वॉल्यूम का गेम है। कहना सही होगा ये। और दूसरी तरीका जिससे आप रेवेन्यू अर्न करते हो, मर्चेंडाइज होती है। जैसे आप अपने नाम का या अपने ब्रांड से जुड़ी मर्चेंडाइज कर लो, उसमें आपको 50-60 हाँ, रुपए काफी मार्जिन मिल हमने जाता देखे है। यंग यूट्यूबर्स काफी लोग जैसे करते हैं। अपने क्लोथिंग लाइन, फैशन लाइन स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा माध्यम होता है कि फैन फंडिंग कर दे। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो तो टिकट खरीद लो, विच मीन्स कि आपने फैंस के लिए कुछ अलग कर दिया, तो उन्होंने आपको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं जिसको। अब ये बाकी मॉडल्स उतना सब्सटेंशियल नहीं है, हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के ऐसे है कि 1000 मेंबर्स, 2000 5000 मेंबर्स हैं, लेकिन हम लोग के गिनती के 100 मेंबर हैं, क्योंकि मैं ना एक्स्ट्रा टाइम पुल नहीं कर पाता उस चीज़ के लिए। तो इसकी, और प्लस इसी रीज़न की वजह से मैं प्रमोट भी नहीं करता ये मेंबरशिप वाली बात। तो ले देखिए, हमारे लिए जो ऑप्शन है वो एड्स ही है। वैसे तो एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, मैंने जिक्र किया ना आपसे, स्पॉन्सरशिप, जो आज की डेट में काफ़ी यूट्यूबर्स करते हैं। हम लोगों ने वो यूट्यूब पे तो अभी तक नहीं किया। स्पॉन्सरशिप जैसे कोई ब्रांड आपको स्पॉन्सर करता है, बोलता है कि आप जैसे लेट से बाली जा रहे हो, तो आपका आने जाने का पूरा टिकटें हम स्पॉन्सर कर देते हैं, घूमना हम कर देते हैं, हमारे बारे में आप हर वीडियो में 1-1, 2-2 मिनट बताते रहो। तो सर वो भी क्या गलत है? मैंने नहीं बोला गलत है, किया नहीं, मैं खाली आपको सही नहीं लगता? नहीं, सही भी नहीं बोलेंगे। आज मुझे कोई और यूट्यूबर मिलता है और बोलता है कि आप स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं कर रहे, तो हमें करना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज उसी की वजह से तो आपकी भाई ROI आएगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज यूट्यूब में मैंने आपको बताया ना, उतना सरल नहीं है एक फुल टाइम करियर बना पाना। हमारा तो चल गया क्योंकि हमारे खर्चे बड़े लिमिटेड हैं। खर्चे मतलब यूट्यूब वाले खर्चे हैं, बट अदरवाइज एज एन इंडिविजुअल आई एम अ मैन हु इज हैप्पी विद लिमिटेड दिस थिंग। मतलब वो तो सर आपकी पर्सनालिटी देख के और आपके चैनल को भी देख के लगता है कि आप बहुत ही सिंपल, जैसा हमने आपको आपके चैनल के व्लॉग्स पे देखा था, मैं आपको वैसा ही पा रहा हूँ, उसी स्टाइल में आप बात कर रहे हैं। और सर आप ये बताइए कि आपने इंडिया की कितनी स्टेट्स ट्रेवल कर ली हैं? देखो, आज की डेट में मैं कहाँ नहीं गया, एक बार भी वो नाम लेके बता देता हूँ, क्योंकि बाकी सब जगह जा चुका हूँ। स्टेट की बात हो रही है। त्रिपुरा में एक बार भी नहीं गया, त्रिपुरा। मणिपुर में एक बार भी नहीं गया, बाकी सब जगह मैं जा चुका हूँ। सारी स्टेट्स कवर हैं? हाँ, काफ़ी जगह मल्टीपल बार भी चला गया हूँ। गुजरात काफ़ी बार गया हूँ, महाराष्ट्र काफ़ी बार गया हूँ, और ऐसा काफ़ी स्टेट्स में MP भी हुआ है, UP भी हुआ है, और इस तरफ को भी रिसेंट में मैं नागालैंड होकर आया हूँ सेकेंड टाइम। पहली बार मैं कोहिमा गया था, अब मैं मोन विलेज होकर आया हूँ। हेड हंटर्स बोलते हैं ना नागालैंड में। अरुणाचल भी मैं, नागालैंड अरुणाचल कंबाइंड ट्रिप में भी करके वापस आया हूँ। तो ये मणिपुर बचा हुआ है, और मैंने आपको बताया त्रिपुरा और मिजोरम। सॉरी, भूल गया था, मिजोरम थर्ड। नॉर्थ ईस्ट में तीन स्टेट्स बची हैं, तो अब नेक्स्ट आप बहुत जल्दी कवर करें। हाँ, उम्मीद है आने वाले 6 महीने के अंदर मिजोरम का टूर बनाऊंगा मैं। अगर आपने इतना ट्रैवल कर लिया है इंडिया में, आप ये बताइए कि इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखो, ये तो सच्चाई है कि इनक्रेडिबल इंडिया इज़ एक्चुअली वेरी डॉट ऑन वर्ड। मतलब ये जो फ्रेज़ है बड़ा शानदार है और सही भी है। रियलिटी एक ये भी है कि हमारे देश में ना बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे देश में क्या क्या घूमने का। सब लोग अपने बस उस दायरे के अंदर ही हैं, उसके बाहर की दुनिया उनको ज़्यादा पता नहीं है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग इस बारे में सोचते भी नहीं, पता नहीं क्यों। सीधा टिकट बुक कराते हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। आई हैव नो रीज़न। जब मैं उनको मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपने हमारा वो सीरीज़ देखी, तो अब मुझे लोग मिलते हैं और मुझे ये बताते हैं कि आपकी सीरीज़ देख के तो हमें पता लगा कि हमारे देश में ये घूमने को है। कितने लोग कोंकण चले गए घूमने के लिए, उनको पता नहीं था कि कोंकण मतलब मुंबई से जो गोवा का रीजन है, इतना कुछ है। फिर कितने लोग कोस्टल कर्नाटका लोगों ने विजिट कर लिया, जैसे उडुपी गए, मैंगलोर गए। तो मेरे को बड़ी हैप्पीनेस मिलती है जब मैं ये सब जानता हूँ ना, तो दिस रियली गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सर मैं आपको बताऊँ, आप चेंज मेकर हैं, क्यों हैं वो मैं बताता हूँ। अगर हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल से, जो हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, आप यहाँ से किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से लोग ट्रैवल करते हैं जहाँ पर पैसा है, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होगी वही ट्रैवल करेगा ज़्यादा लेजर के लिए। तो और वो लोग वहाँ जाते हैं, आप और हम जाते हैं, वहाँ पर जाके खाना भी खाएंगे, होटल में भी रुकेंगे, टैक्सी भी लेंगे। उससे जो उस क्षेत्र की इकॉनमी बदल जाती है। जैसे आपने अलग अलग स्टेट्स का किया, आपके कुछ मिलियन व्यूअर्स हैं,
आपके कहने से मान लो 500-700 लोग उस साल में, पूरे एक साल में 1000 फैमिलीज चली गई, तो उस 1000 फैमिली का सर उनकी जो वहाँ रहने वाले हैं उनके लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ता है। मानते हैं आप इस बात को? वो तो है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ हाँ जी। कि आप भी थैंक्स। अपने तरह से एक सर्विस टू नेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अब आगे बढ़ाते हैं सर। इनक्रेडिबल इंडिया आपने कर लिया और आप तरह तरह के फूड भी करते हैं, और सबसे पहले तो आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया फूड ब्लॉगिंग का और ट्रैवल ब्लॉगिंग का। ये यूनिक आइडिया कैसे आया आपको कि दोनों को कंबाइन करना है? मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो जैसे फूड वाले हैं वो प्योर फूड पे ही लगे हुए हैं, और जो ट्रैवल वाले हैं वो ट्रैवल पे लगे हुए हैं, जबकि फूड वाले को फूड की ब्लॉगिंग करने के लिए अगर उसे वैरायटी दिखानी है इंडिया की, तो उसे ट्रैवल तो करना पड़ेगा, और जो ट्रैवल कर रहा है उसको वहाँ का फूड खाना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपको कैसे आइडिया आया कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइडिया क्या आया, मतलब एक्चुअली बड़ी कॉमन सी बात है। उस और स्टोरी को पीछे लेके जाते हैं। एक्चुअली मैंने चैनल की जब शुरुआत करी तो मैंने एज अ फूड ब्लॉगर ही करी थी। लगभग 1 साल हो गया, तो 1 साल या 7-8 महीने हो गए, तो मुझे लगा नहीं, ये फूड इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी, मुझे ट्रैवल भी करना चाहिए। तो मैंने 2 वीडियोस बनाए। एक बनाया प्लेसेस टू ईट इन अमृतसर, एक बनाया प्लेसेस टू डू साइट सीइंग इन अमृतसर। समथिंग लाइक कि आज मैं सिर्फ फूड एक्सप्लोर करूंगा, कल मैं खाली घूमूंगा। सच स्टूपिड आइडिया, लेकिन मैंने ऐसा किया है 6 महीने। फिर कुछ लोगों ने मेरे को ईमेल करके बताया, और ये लोगों ने बताया बड़ा मेरे लिए कॉमन है, क्योंकि लोगों मतलब सब्सक्राइबर्स ने, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ईमेल करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबसे कनेक्ट बनाऊँ इंडिविजुअली। तो उन्होंने बोला कि यार ये ना स्टोरी ठीक नहीं है, आप दोनों को मर्ज करो। पहले तो फिर मैंने उनसे आइडियाज़ लिए कैसे, क्योंकि उस समय देखो कोई और तो कर नहीं रहा था। तो फिर जब दोनों को मर्ज किया तो शुरू में जिन लोगों ने फूड के लिए सब्सक्राइब किया तो बड़े अनहैप्पी हो गए, कहते यार ये क्या है बात है, अब क्योंकि तो ट्रैवलिंग डाल दी। अब उनको ट्रैवलिंग मिक्स हो गई, क्योंकि अब उनको दे वांटेड टू सी फूड ओनली। फिर धीरे धीरे नई ऑडियंस आ गई, तो सिलसिला चलता गया। मैं फूड भी दिखाता हूँ, ट्रैवल भी दिखाता हूँ, और साथ साथ मैं वहाँ का ना कल्चर, फोक डांसेस भी कवर करता हूँ। जैसे रिसेंट में हम लोग लाहौल और पांगी वैली गए थे, तो वहाँ से एक जगह है सुराल भटोरी नाम की, काफ़ी लोगों ने नाम भी नहीं सुना। वहाँ गए हमने, वहाँ साइट सीइंग तो करी, साथ में वहाँ का फोक डांस दिखाए। और जिस इंस्टाग्राम पे रील डाली तो काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम करके बोला ये कहाँ है आपने शूट किया, मतलब फैक्टर ऑफ रियल है या कोई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो अब तीनों चीज़ें मर्ज हो गई हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फॉरेन ट्रैवल कर लेते हैं, इंडिया के ट्रैवल में एज़ कम्पेयर टू फॉरेन ट्रैवल तो पैसे कुछ लगते ही नहीं, कम है, काफ़ी कम है, बहुत कम है। इंडिया बहुत सस्ता है अभी भी ट्रैवल करने के लिए। और जैसे हमारे यहाँ पर 30-40-50 किलोमीटर पे एक लिपि भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, उसी तरह से 50-100 किलोमीटर में टेस्ट ऑफ फूड भी बदल जाता है सर। तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं काफ़ी साल से सोचता हूँ कि इंडिया की कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जो हमने देखी नहीं है, ट्रू। और आप दिखा रहे हो तो पता चल रहा है, हमें पता भी नहीं है। हम जैसे अगर कहीं पर काम से इंदौर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो मुंबई में हमें पता ही नहीं है कि मुंबई में 2 दिन रुक के कहाँ जाना है। तो वो आप एक गैप ब्रिज कर रहे हैं उसको। सर ये बताइए, आने वाले टाइम में वीज़ा टू एक्सप्लोर क्या वीज़ा लेके इंटरनेशनल जाने वाला है? देखो मैंने इंटरनेशनल टूर ना 2 करे हैं। एक तो ऐसा, एक दिन के लिए हम लोग नेपाल गए थे, मधुबनी गए थे, वहाँ से हम लोग नेपाल चले गए, मतलब कहने का है अक्रॉस द बॉर्डर। और सेकंड टाइम मैं बाली गया था, जो एक्चुअल में कहने को एग्जाम्पल राइट है, हम लोग इंटरनेशनल टूर किया था। तो वहाँ जाने से ना मेरे खुद की सोच वाइड हो गई। सोचो जैसे मेरा घर दिल्ली में है, तो होता है ना, जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी सोच उस शहर से सीमित हो जाती है, फिर आप किसी और स्टेट में जाते हो तो फिर आपका होराइजन वाइड हो जाता है। ऐसा करते करते ट्रैवल मेक्स यू मोर एंड मोर वाइज। इसी प्रकार से जब अपने देश से आप बाहर जाते हो ना, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब हमारे देश में तो 8 साल से मैं चल ही रहा हूँ, तो मैं वहाँ बाली गया तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि वहाँ उदाहरण के तौर पे वहाँ साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा कैसे बहुत है। बढ़िया। मतलब वहाँ से मेरे को वो लेसन मिला। लेकिन ये है कि वो लेसन को फिर हम लोग, मैंने वीडियो में शेयर किया कुछ एग्जांपल्स, फिर लोगों ने देखा तो पीपल फील मोटिवेटेड, और उनको एक डायरेक्शन मिलती है चीज़ें कैसे हो रही हैं। फिर टूरिज़्म को लेके वो लोग कैसे ध्यान देते हैं कि हमारे टूरिज़्म को कैसे अपलिफ्ट करना है। तो ये
एफर्ट से ना खुद सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर बहुत बार क्या होता है ना, राइट लोगों से आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है, तो ऐसे एग्जांपल आप उनके साथ शेयर करो तो उनको भी लगता है हाँ चलो इंसाइटफुल एग्जांपल्स हैं। तो प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखो मेरा ना मन है कि एक मैं वियतनाम जाना चाहता हूँ, हम्म, दूसरा मैं 3-4 बताता हूँ डेस्टिनेशन जो अगले 3 साल के हिसाब से, प्लान क्योंकि है। साल में जाऊँगा तो 1 या 2 जगह से ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगा, बाकी आई ट्राई एंड फोकस इन इंडिया ओनली। एक मेरा इंटरेस्ट वियतनाम में है क्योंकि दूर नहीं है यहाँ से, मेरा जापान में इंटरेस्ट है, कीनिया में इंटरेस्ट है, और चौथा इंटरेस्ट है जो सब काफ़ी लोगों का होता है कि समडे आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड ऑल्सो। हम्म। तो अब वो स्विट्जरलैंड का नंबर कब आएगा पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो खर्चा ही बहुत होता है लेकिन मुझे लगता है कि वियतनाम का मैं बना सकता हूँ प्रोग्राम, वो तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है। हम्म। अभी इस टाइम पे आपके साथ कितने लोग एसोसिएटेड हैं, कितनी बड़ी टीम है? देखो हमारी जो 3 लोग तो एडिटिंग टीम के पार्ट है जो फुल टाइम है, और नीड बेसिस पे जब मेरे को टूर बनाना होता है तो मैं जो वीडियो शूट टीम है उनके साथ काम करता हूँ, उसमें मुझे मिला के हम 4 लोग होते हैं। ओके सर, ये बताइए कि आपका कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी अक्रॉस द? हाँ 1.8 मिलियन तो यूट्यूब पे है, बाकी 2.5 लाख दोनों पे, इंस्टा एंड फेसबुक। तो मतलब 2.5 मिलियन, आपके 25 लाख लोग मोटा मोटा आपको फॉलो करते हैं। सर बहुत से, जैसे अब हम भी यूट्यूब की इस लाइन में आए हैं, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस बहुत कम लोगों का है जो उनको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपका है क्योंकि Thank you. आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और आप जेन्युइन एंड ऑथेंटिक वो दिखाते हैं। अब ये बताइए कि आप इस स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कब तक आपके साथ जुड़ा रहे, कब तक? अब इंडिया में सारी स्टेट्स आप घूम चुके हैं, बहुत सिटीज़ दिखा चुके हैं, आगे 5-7-10 साल में आप क्या क्या सोचते हैं अपने देखो सब्सक्राइबर? पहली बात तो ये है कि इंडिया में भले मैंने बोलूँगा कि मैंने काफ़ी घूमा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम घूमा है, क्योंकि कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो मैं नाम लेके बोल सकता हूँ कि वहाँ पर कितने लोग घूम चुके हैं और मैं नहीं गया। जैसे आज की डेट में लक्षद्वीप कितनी दुनिया जा चुकी है, मैं नहीं गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी मैं नहीं जा पाया। कच्छ बताओ कितने लोग कच्छ जा चुके हैं, मैं नहीं गया। तो ऐसे मैं आपको 25 जगहें बता सकता हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, लेकिन अब वो होता है ना कि प्रोग्राम बना बना के, अब इतना बड़ा देश है, पूना जैसे शहर में मैं नहीं गया। बैंगलोर में गया, अभी खाली मीटअप करी और निकल गया, मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया बेंगलुरु का। तो इस प्रकार से बहुत, मैसूर का दशहरा मैंने नहीं देखा, बताओ। ऐसे मैं आपको 25 एग्जांपल गिनवा दूंगा। मैसूर का दशहरा बाय द वे बड़ा फेमस है, अभी आने वाला ना। तो इन सब जगहों पे तो मैं जाना ही चाहता हूँ। बाकी काफ़ी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ जाएंगे तो वो जगह लोगों के रडार में आ जाएगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे के बताता हूँ। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो राजस्थान हमारे बहुत बगल में है, तो हमने शायद, हम में से काफ़ी लोगों ने बूंदी का नाम भी नहीं सुना होगा। कोटा तो सुना है, बिकॉज वो फिल्म आई, वो सब चक्कर हुआ ना, कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज, तो कोटा लोगों को पता है, उस वजह से पता है। लेकिन बूंदी कितनी बड़ी टूरिस्ट लोकेशन है, इसके बारे में फॉरेनर्स ज़्यादा जानते हैं, इंडियंस कम जानते हैं। बहुत मूवीज शूट हुई है सर, हमारी तो फैमिली बेस्ड है वहाँ पर, इसलिए आपको मालूम है। लेकिन अगर आपका फैमिली वहाँ नहीं होती तो शायद आपको भी बूंदी के बारे में नहीं पता होता। इतनी खूबसूरत जगह है। अब हमने वीडियो बनाया तो लोगों को पता चला कि बताओ बूंदी इतनी मस्त जगह है, हम भी हैरान हो गए। तो ऐसी बहुत जगहें हैं हमारे देश में जहाँ पर जाके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और वो जगह को समझ सकते हो, और वहाँ क्या अलग है फिर लोगों को भी बता सकते हो और खुद भी जान सकते हो। सर अब ना मैं चाहता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक हम Q&A सेशन आपके साथ। बेस्ट स्ट्रीट फूड कहाँ पर है? सिटी की बात कर रहे हो? हाँ, इंडिया में कौन सी सिटी में बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलता है? एक अगर आंसर देना तो इंदौर, ठीक है। और आपके हिसाब से बेस्ट स्टेट टू ट्रेवल? ये तो सवाल ही ठीक नहीं है। बेस्ट सिटी बताइए। कैसा, देखो बेस्ट सिटी इट्स ऑल पर्सन डिपेंडेंट। अब सोचो ना, मेरी चॉइस बहुत अलग है। मेरे को सिटी में ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो खुद शहर में रहता हूँ, मैं शोर से दूर भागना चाहता हूँ। लेकिन अब जो ऑलरेडी दूर रह रहा है शोर से, वो शोर में आके एंजॉय करना चाहता है। मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपको मेरे एक्सपीरियंस तो, मेरे को तो नॉर्थ सिक्किम बहुत पसंद है। नॉर्थ सिक्किम? हाँ, मतलब मुझे पूछोगे तो मैं 10 दिन जाके नॉर्थ सिक्किम रह सकता हूँ और मेरे लिए पूरा डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा, अवे फ्रॉम एवरीथिंग। और वो शायद मेरे
जिंदगी के बेस्ट 10 दिन भी हो सकते हैं, बट मुझे वीडियो ना बनाना हो। वीडियो बनाने से क्या माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है काम की तरफ। नेचुरली ना, फिर फोकस अलग हो जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया? मुझे लगता है चंडीगढ़ को इसमें ले सकते हैं। प्लान सिटी है ना, अभी मैं रिसेंट में होकर भी आया हूँ, तो एक अच्छा मिक्स है, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, ग्रीनरी बहुत है, रोड्स खुली हैं, और लेन्स बाई लेन्स प्रॉपर सब कुछ, तो उस हिसाब से मेरे को चंडीगढ़ अच्छा लगा। और मोस्ट हैपनिंग कौन सा होगा? हैपनिंग सिटी कौन सी? हैपनिंग तो मुंबई है। मुंबई, हाँ, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वहाँ पे जितना एक्शन है, इतना एक्शन मैंने कहीं और नहीं देखा। दैट वे पूना भी है, लेकिन एक्शन मुंबई में ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरीश बाली जी। हरीश बाली जी वीज़ा टू एक्सप्लोर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही जेन्युइन वीडियोस डालते हैं। मैं आप सब सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्क्रॉल करके देखिए, और नेक्स्ट सिटी जब आप ट्रैवल करना चाहते हो इंडिया में, तो उसमें जाके हरीश सर का वीडियो देखें और जाके उन जॉइंट्स पे आप खाना खाइए और उनकी रिकमेंडेशन को बताइए कि आपको कैसा लगा। मैंने 2 बार ट्राई किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, इसीलिए मैंने आज हरीश बाली जी से आपको मिलवाने का सोचा। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।